हेलो गाइज, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल मैंने आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 4 के पार्ट 1 में बताया था, वायुमंडल के या वायु के चैप्टर का नाम है वायु, और इस वायु चैप्टर में मैंने वायुमंडल में जो वायु का एयर का कंपोजिशन है उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी, और किन गैसेस का, किन हवाओं का की क्या उपयोगिता है मैंने उस पर चर्चा की थी। और उसी क्रम में मैंने हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर हमने बात की थी। चैप्टर के शेष भाग में जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर है उसमें हमें जो है वायु चक्र पढ़ना है, मौसम पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, तापमान पढ़ना है, वायु दाब पढ़ना है, और सबसे अंत में हम वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे, कैसे वायुमंडल जो है डिफरेंट लेयर्स में, वेरियस लेयर्स में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम वायु चक्र की बात करते हैं। एयर साइकिल। होता क्या है कि यह पृथ्वी का धरातल है, और पृथ्वी के धरातल पर जो ताप, सूर्य के ताप पड़ते हैं, ये सूर्य का ताप, सूर्य की किरणें हैं जो ताप आती है, यानी सूर्य का ताप। धरती इससे गर्म होती है, और इसके धरती गर्म होती है और इसके संपर्क में जो वायु रहती है वह भी गर्म होती है। यह पहले सूर्य के जो ताप आते हैं, इससे धरती गर्म हुई, और धरती गर्म होने से इसके संपर्क में जो वायु है यह भी गर्म होती है। और वायु की खास बात क्या है कि जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसका घनत्व घटते जाता है और वायु ऊपर की ओर चली जाती है। यहां पर ऊपर की ओर जाकर के यह आपको पता होगा कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री टेम्परेचर जो है कम होते जाता है, ऐसा मैंने पीछे चैप्टर्स में पढ़ाया था। तो ऊपर जाने के बाद वायु क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। कूल होने के बाद इनका भार जो है, इनका घनत्व जो है बढ़ जाता है, और यह वायु फिर से धीरे धीरे बैठने लगती है और बैठ करके इस जगह पे आ जाती है। यानी गर्म वायु ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद यह फिर से नीचे उतरती है, और यह धरती के संपर्क में आती, गर्म होती है, और फिर से यह वायु इस तरह से एक चक्र बनाती है। इसी को हम लोग वायु चक्र कहते हैं। अब आइए हम वायु दाब को देखते हैं, एयर प्रेशर को देखते हैं। एयर प्रेशर क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो उत्पन्न किया गया दाब है, प्रेशर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो सतह है उस पे वायु की जो भार है, वायु इस तरह से संघनित होकर, कंडेंस होकर एक साथ जो भार उत्पन्न करती है, जो वायु का भार है वह दबाव उत्पन्न करती है, और यही जो दबाव है इसी को वायु दबाव कहते हैं। हमारे शरीर पे भी वायु का जो भार है वह भी दबाव उत्पन्न करता है, और चारों तरफ से दबाव उत्पन्न करता है, लेकिन आपको कभी महसूस नहीं होता। इसके पीछे की वजह है कि शरीर भी, हमारा बॉडी भी उतना ही दबाव, बराबर का दबाव जो है शरीर में बाहर की ओर उत्पन्न करता है, और वायु भीतर की ओर, हमारे शरीर पर इधर जो है इस सतह से वायु का दबाव है, और भीतर से जो है शरीर में ब्लड का जो प्रेशर है उसका दबाव। तो दोनों मिलाकर के बैलेंस हो जाता है। चंद्रमा पर अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति जाता है और वहां वायु नहीं है,
तो आखिर क्या ऐसी स्थिति होगी, उसे क्या ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे कि उसकी जो शरीर के भीतर से, क्योंकि बाहर वहाँ वायुमंडल है नहीं, और शरीर अपना भीतर से जो ब्लड का प्रेशर है उस वक्त दबाव डाल रहा है शरीर पर, तो आखिर कौन सा उपाय करना होगा कि इसको संतुलित किया जा सके। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो चंद्रमा पे जाते हैं, उन्हें जो है एयर बैग पहनाया जाता है। कैसा एयर बैग पहनाया जाता है, जो कि बराबर का दबाव जो है, जितना बॉडी का प्रेशर होता है, जिसको ब्लड प्रेशर आप कहते हैं, उतना ही बराबर का जो है एयर जैकेट, उसी दबाव उत्पन्न करने वाला एयर जैकेट पहनाया जाता है, क्योंकि इधर बॉडी के भीतर का दबाव और वायु के जैकेट, जो जैकेट में भरा हुआ वायु है, उसका दबाव बराबर हो जाए, ताकि उसकी नसें फटे नहीं। मान लिया जाए अगर जैकेट ना पहनाया जाता तो क्या होता कि भीतर से उत्पन्न करने वाला दबाव है, उसको बैलेंस करना, काउंटर बैलेंसिंग वाला कोई फोर्स प्रेशर नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में जो अंतरिक्ष यात्री हैं उसकी नसें फट जाएंगी, वेन्स फट जाएंगे, और एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग से उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो आपने वायुदाब को समझा। अब इसके वितरण की बात करते, वायुदाब में होता क्या है। जैसे जैसे अगर हम इसके वितरण की बात करें वायुदाब के, वितरण से मतलब है कि क्षैतिज और जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, और दूसरा जो है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। यानी वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि धरातल है, धरातल पे अगर हम इस स्थान से इधर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वायुदाब की स्थिति क्या बनती है, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यह क्षैतिज, वायुदाब के क्षैतिज वितरण की बात करेंगे। तो जिस स्थान पे, धरती के जिस स्थान पर जैसा तापमान होगा, तापमान यानी इसका जो टेम्परेचर होगा, वायु में जैसा टेम्परेचर होगा वैसे हिसाब से वायु का दबाव होगा, उसी हिसाब से वायु दबाव होगा। यानी अगर कोई गर्म स्थान है तो वहां पर वायु दाब क्या होगा, तापमान चूंकि वहां ज्यादा होगा तो वायु फैल करके जो है उसका घनत्व, वायु के फैल जाने से उसका घनत्व कम हो जाएगा, और घनत्व कम होने जाने से जो वायु का भार होगा वह दबाव कम उत्पन्न करेगा। अगर हम विषुवत रेखा की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होता क्या है कि सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, तो वहां जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, तो वायु यहाँ गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, वायु का भार जो है बहुत दबाव नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, विषुवत रेखा पे लो प्रेशर का बेल्ट पाया जाता है। एलपी मतलब लो प्रेशर। अगर हम ध्रुवीय प्रदेश की बात करें, पोलर एरिया की बात करें, तो वहां पर क्या होता है कि सालों भर वहां बर्फ जमी रहती है, सूरज की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। तो सूरज की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ने और सालों भर बर्फ जमी रहने की वजह से यहाँ जो संपर्क में रहने वाली वायु है वह हमेशा क्या होती है, कंडेंस रहती है, जमी हुई होती है। जमी हुई वायु यानी ठंडी वायु। इस ठंडी वायु के जो धरातल के संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। इसका वायु का भार जो है, जो दबाव उत्पन्न करता है, दाब उत्पन्न करता है, वह क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए ध्रुवीय प्रदेशों में हमेशा हाई प्रेशर का बेल्ट पाया जाता है, हाई प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब ध्रुवीय प्रदेशों में हमेशा उच्च होता है। हम इसकी बात करेंगे। अगर हम क्षैतिज वितरण की बात हमने यहां कर ली कि कैसे जो है धरातल पे जिस स्थान पे जैसा तापमान की जैसी स्थिति होगी, ताप की जैसी स्थिति होगी, वायुदाब उसी हिसाब से, जहां तापमान ज्यादा होगा वायुदाब वहां कम होगी। और इसका उदाहरण मैंने विषुवत रेखा पे बताया। जैसे जैसे जहां भी तापमान कम होगा वायु वहां कंडेंस होगी, वायुदाब वहां ज्यादा होगा। यह क्षैतिज वितरण की स्थिति है। अगर हम वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो
वायुदाब होता है वह समुद्र तल पे होता है, सी लेवल पे। यहां पर सबसे ज्यादा वायुदाब होता है क्योंकि यहाँ वायु जो है सबसे ज्यादा होती है और सबसे सघन होती है, इसके चलते यहाँ पर सबसे ज्यादा वायुदाब होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो बहुत ऊंचाई पर वायु की जो संगति होती है, मास होता है, जो भार होता है वह रेयर होता है, जिसके चलते वहां पर वायुदाब घटते जाता है। इसीलिए जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है। और वहाँ एयर चूंकि रेयर होता है, वहां पर एयर रेयर होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते जाएंगे तो एयर रेयर होते जाता है। और इसकी वजह से जब वायु की संरचना हम पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा। जब हमने वायुदाब की स्थिति को देख लिया तो लगे हाथ वायु और पवन में अंतर को समझ लेते हैं। वायु जो वायुमंडल में पाई जाती है, जो एक आवरण बनाती है, वह वायु है। और पवन, विंड, यह क्या है, विंड है। दोनों में अंतर है, देखिए। अभी हमने कहा कि दो कंसेप्ट में बात किया, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के लिए मैंने बताया कि कैसे जैसे जैसे समुद्र तल से आप ऊपर जाते जाते हैं तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर क्या होता है, धीरे 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 घटते जाता है। हमने धरातलीय स्थिति बताई कि जैसे विषुवत रेखा पर सब जहां तापमान की जैसी स्थिति होती है, वायुदाब की वैसी स्थिति होती है। विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है, चूंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, धरातल वहां गर्म होता है और वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, वहां पर लो प्रेशर होता है। वायु की प्रकृति है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और चूंकि यह लो प्रेशर का मतलब है कि यहां से वायु खाली हो गई। अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं, यह लो प्रेशर का बेल्ट है और यह हाई प्रेशर का बेल्ट है। यहां से वायु गर्म होकर के जो है ऊपर की ओर उठती है और यहां पर क्या हो गया, स्थान वैकेंट हो जाता है। तो ऊपर से जो संघनित वायु है, जो कंडेंस एयर है, जहां की प्रेशर हाई है, वह आ करके इसे भरने लगती है। तो वायु में जब तेज गति हो जाती है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है ना, इधर आती है, यहां करके वायु क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। जब वायु का जमावड़ा होता है, जमा हो जाती है तो हाई प्रेशर बनता है और यहां से वायु क्या होती है, ऊपर उठती है, गर्म होकर के ऊपर उठती है। वैसी स्थिति में गर्म होकर ऊपर उठने से यह जो क्षेत्र होता है वह ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। यहाँ वायु का दाब जो है लो हो जाता है, यह तो लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। तो हाई प्रेशर पे यहाँ पर वायु के जमने से जो हाई प्रेशर का बेल्ट बना, तो हाई प्रेशर से वायु बहुत तेजी से इस खाली जगह स्थान जो वैकेंट एरिया है, जो लो प्रेशर का बेल्ट है, वहां पर दौड़ती है। जब वायु तेजी से दौड़ने लगती है, तेजी से गति करने लगती है, तो इसी को पवन कहते हैं और यही अंग्रेजी में इसी को विंड कहते हैं। यानी याद रखने की बात है कि वायु हमेशा जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तेजी से गति करती है, मोशन करती है, तो उसी को हम लोग विंड कहते हैं। आइए अब हम तापमान को समझते हैं कि तापमान क्या चीज है, तापमान का कंसेप्ट क्या है। जो आप ठंडा गर्मी को अनुभव करते हैं, जो गर्मी जो ठंड की अनुभूति होती है, वह वायुमंडल के कारण होती है, वायुमंडल के तापमान के कारण होती है। अब उस वायुमंडल के तापमान के कारण यदि जिस दिन तापमान ज़्यादा होता है वायुमंडल का, उस दिन गर्मी की स्थिति होती है। और यह सूर्य से आने वाले ताप पर निर्भर करता है कि कितना तापमान उसे प्राप्त हो रहा है। सूर्य की किरणें धरातल पर कैसी पड़ रही हैं और उससे कैसे जो है वायु गर्म हो रहा है।
वायुमंडल में कितनी जो है गर्मी प्राप्त हो रही। तो तापमान को हम समझते हैं, तापमान क्या है कि वायु में जो मौजूद ताप है, जो हीट है और जो शीतलता है, उसके जो परिमाण है, अमाउंट है, उसी को हम लोग तापमान कहते हैं। यानी तापमान वायु का होता है और वायु में जितना हीट या जितना कूलनेस होता है, जितना, इसी को अगर हम मेजर कर लें, इस अमाउंट को अगर हम मेजर कर लें, यदि हम नाप लें, तो यही जो नापने पर जो परिणाम आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। तापमान को नापने के लिए एंडर्स सेल्सियस पहली बार जो है थर्मामीटर बनाया। थर्मोमीटर का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। और यह जो थर्मामीटर है, चूंकि उन्होंने पहली बार बनाया, जिसमें डिग्री सेल्सियस में तापमान को नापा जाता है। मान लिया जाए कि अभी दिल्ली का दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री और सी लिखा जाता है। यह सेल्सियस सी एंडरसन सेल्सियस के द्वारा, चूंकि इस थर्मोमीटर का आविष्कार किया गया, इन्वेंशन किया गया, तो उन्हीं के सम्मान में इस थर्मोमीटर को सेल्सियस थर्मोमीटर कहा गया। इसको क्या कहा गया, सेल्सियस थर्मोमीटर कहा गया, और इन्हीं के सम्मान में इसका नाम भी रखा गया। तो आप तापमान को समझ गए होंगे कि तापमान क्या, कि वायु में जो पाई जाने वाली ताप की स्थिति है, हीट की स्थिति है, और या शीतलता की स्थिति है, जब उसी को हम मापते हैं, मेजर करते हैं, और उसका मापने का एक यंत्र है जिसको थर्मोमीटर कहते हैं। और जब आदमी का तापमान मापा जाता है, तो वह जब बुखार की स्थिति होती है, तो वहाँ जो नापने का मेजरमेंट का स्केल है वो फ़ारेनहाइट कहा जाता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मेजरमेंट होता है। और सामान्य रूप से जो वायुमंडलीय तापमान है उसको सेल्सियस थर्मोमीटर के द्वारा नापा जाता है, इसे डिग्री सेल्सियस में अभिव्यक्त किया जाता है। तापमान में परिवर्तन की जहाँ तक बात है, तो आप दिन और रात के तापमान में अंतर देखते हैं, क्योंकि रात में सूरज की किरणें नहीं पड़ रही होती हैं, तो वायुमंडल में जो है कूलनेस की स्थिति होती है, जबकि दिन में सूरज की किरणों के पड़ने से यहाँ जो वायुमंडल या वायु का तापमान ज़्यादा होता है, तो दिन और रात के तापमान में अंतर पाया जाता है। ऋतुओं के मुताबिक, सीजन्स के मुताबिक, मैंने जो पीछे 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ाया था, तो कैसे अर्थ के रिवॉल्यूशन जो सूरज के चारों तरफ घूमती है, जो स्थितियाँ बनती है, उसके वजह से कैसे धरातल पर जो है सीजन्स बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, उस ऋतु के मुताबिक जो है हम तापमान में अंतर पाते हैं। जैसे शीत ऋतु होता है तो उसमें टेम्परेचर कम पाया जाता है, जब ग्रीष्म ऋतु होता है, समर, तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह से तापमान का वितरण न सिर्फ दिन और रात के अनुसार उसमें अंतर पाया जाता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी तापमान के वितरण में अंतर पाया जाता है। और यह मूलतः आप समझ लीजिए कि यह तापमान वायुमंडल का तापमान है, वायु का तापमान है।